क्या था ब्रोंसन का असली नाम? किस बीमारी से जूझ रहा था वो? क्या अंत में ब्रोंसन को आज़ादी मिलती है? यह कहानी अपने नायक चार्ल्स ब्रोंसन के वॉडेविल परफॉर्मेंस के साथ शुरू होती है, जो उनके बचपन और यूथ से लेकर एडल्टहुड तक के सीन्स को बारी बारी से बताती है, जैसे कि वो एक थिएटर में लाइव दर्शकों के सामने बैठा हो। बाइपोलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कैमरे से बात करते हुए उनके कुछ फ्रैगमेंट्स हैं। ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां वो सीधे जनता को घूरता है, लगभग एक्सप्रेशनलेस। उन्होंने कमेंट किया कि वो हमेशा फेमस होना चाहता था, यह जानते हुए कि उसे बेहतर चीज़ों के लिए बनाया गया था। हालांकि दर्शकों की उसके शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसके पैरेलल एक सीन देखते हैं जहां ब्रोंसन को एक पिंजरे में गंभीर रूप से घायल दिखाया गया है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसका वायलेंट एनकाउंटर होता है, जो उनके आक्रामक रवैये को दर्शाता है। इस परेशान करने वाले दृश्य के साथ भी ब्रोंसन की थिएटर पर्सनालिटी जोर से हंसती है, जिसके बाद स्क्रीन पर हम लिखा हुआ देखते हैं कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। वो कमेंट करता है कि एक बच्चे या बच्चे के रूप में उसके दिमाग में कुछ बुरा नहीं था, लेकिन एक बच्चे के रूप में उसने लूटना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा जो उसके सहपाठियों को परेशान करता था। वो अक्सर झगड़े में पड़ जाता था, लेकिन वो हमेशा जीतता था। उसने एक टीचर को भी जमीन पर पटक दिया और गुस्से में उस पर टेबल फेंक दिया। स्कूल में ब्रोंसन का हमेशा झगड़ा होता था, जो उसकी माँ को बुलाने के साथ समाप्त होता था, लेकिन वो उसके संघर्षों को नज़रअंदाज करती थी। वो बताता है कि ऑल्दो वो हमेशा से एक वायलेंट बच्चा था, लेकिन वो बुरा नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी उसके प्रिंसिपल्स थे। वो पहली नौकरी एक डिनर रेस्टोरेंट में करता था, लेकिन जब कोई आसपास नहीं होता तो वो चोरी करता था। फिर भी उसने एक कोलीग के साथ कमाई शेयर की, जिसके प्रति उसमें फीलिंग्स थी। ब्रोंसन बताता है कि वो माइकल पीटरसन के नाम से दुनिया में आया, लेकिन बाद में उसने इसको अपने पॉपुलर ऑल्टर ईगो चार्ली ब्रोंसन में बदल दिया। अपने एडल्टहुड के दौरान अधिकारियों द्वारा उसे पकड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन ब्रोंसन पुलिस के खिलाफ जी जान से लड़ता रहा। यहाँ तक एक झगड़े में वो एक पुलिस वाले के कान को अपने मुंह से भी फाड़ देता है। 1974 के इंग्लैंड में वो और उसकी फॉर्मर कोवर्कर आयरीन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद एक जोड़े के रूप में एक सस्ते घर में रहने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रोंसन ने अपने नए पारिवारिक जीवन को एंजॉय कर रहा है, या कम से कम सहन करने की कोशिश कर रहा है। डाकघर में चोरी और हिंसा के कुछ एपिसोड्स के बाद ब्रोंसन को 7 साल के लिए जेल की सजा दी जाती है। उसकी माँ को उम्मीद है कि उसका यह समय कम हो जाएगा, शायद केवल 4 साल तक हो जाए। अब ब्रोंसन अपनी पत्नी के सामने स्पीचलेस है, जो कभी दोबारा दिखाई नहीं देती। कई लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत, ब्रोंसन शुरू में जेल में प्रवेश से इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो तुरंत नैरेटिव में खुद का मजाक उड़ाता है। अब वो एक फैंसी सूट में एक जोकर की भूमिका निभा रहा है और आरोप लगाता है कि वो हमेशा खुद को एक कॉमेडियन के रूप में देखते आया है। उसके लिए सेल एक होटल के कमरे की तरह था, जहां वो एक खाली जगह के चारों ओर चक्कर लगाता था। साल के सभी 365 दिन दुनिया से कट जाता था। उसका एक एपिसोड भी है जहां उसका गुस्सा देखने को मिला, जिसके पीछे वजह थी उसका सिलाई नहीं करना, जिस वजह से उसे गार्ड से खूब पिटाई भी खानी पड़ी। जेल में काम करने के दौरान ब्रोंसन के अभिमानी तरीके ने उन्हें अन्य कैदियों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया, लेकिन गार्डों के साथ अधिक रफ एनकाउंटर्स हुए, जिससे उसे चाय परोसने जैसे नए काम मिले, जो उसने बखूबी किया। सेवा करते समय एक साथी कैदी उसकी फिस्ट की तारीफ की, जो पहली बार कोई उसके बारे में कुछ अच्छा कहता है। यह कमेंट उसे हैरत में डाल देती है। जेल को अपने लिए सही जगह मानते हुए ब्रोंसन खुद को ब्रिटेन का सबसे हिंसक कैदी कहता है। यह समाचार पत्रों के लेखों की एक सीरीज को दिखाता है, जो ब्रोंसन को नियंत्रण से बाहर और एक वॉनबी फेमस कैदी के रूप में चित्रित करता है। केवल एक चीज जो उसे पसंद नहीं थी, वो थी जेलों के बीच लगातार स्विच करना, पॉडकास्ट में अपने ट्रैवल को याद करते हुए, जहां वो एक राजा की तरह रहता था, यहाँ तक गार्ड के साथ उसकी लगातार मुठभेड़ों के बावजूद भी। वो अपने जीने के नए तरीके का आनंद लेता है और हाल ही में एक मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचता है, जिसे द फनी फार्म कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने चेहरे को मल से ढकते हैं और जहां उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए 4 पुरुषों की आवश्यकता होती है। अपने ट्रैवल के दौरान ब्रोंसन मानसिक रूप से बीमार आदमी की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाता है और उसे जबरन मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर रखा जाता है, जो उसे ज्यादातर समय बेहोश कर देता है। मनोरंजक समय में रोगियों में से एक अपने पीडोफिलिक इम्पल्सेस के बारे में एक बेहोश ब्रोंसन के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रोंसन केवल इनकार में थूकने के साथ अपना डिनायल व्यक्त कर सकता है। बचने के कुछ प्रयास डेज्ड स्टेट में किए जाते हैं, जो उसे वश में कर लेता है और उसे सामान्य रूप से चलने में भी असमर्थ बना देता है। उनमें से एक रात पार्टी के दौरान था, जहां वो मुश्किल से चल पाता है और हाथ के इशारे से स्टाफ का एक सदस्य उसे दूसरों के साथ वापस जाने के लिए कहता है, और ब्रोंसन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। भव्यता के अपने भ्रम के बीच ब्रोंसन के पास एक विचार है, और वो है जेल में लौटने के लिए अस्पताल के रोगियों में से एक की हत्या करना। आखिरकार वे पागल हैं और वो उसी पीडोफाइल को चुनता है जिसने उससे पहले बात की थी। यह प्रयास फेल हो जाता है, लेकिन यह उसे 26 साल का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देने का प्रबंधन करता है, जिसे वो अनुचित मानता है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं मारा।
उसने इसे एक साइड टू साइड शो के रूप में इनैक्ट किया, यह समझाते हुए कि उसे इस फैसले के लिए कोई ट्रायल नहीं मिला। मंच पर ब्रोंसन शहर में किए गए रूफटॉप प्रोटेस्ट के सीन्स दिखाता है और बताता है कि उसने सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में लाखों पाउंड खर्च किए हैं, जिस वजह से वो खुद को ब्रिटेन का सबसे महंगा कैदी मानता है। इन दंगों के बाद वो मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित हो जाता है और रिहा हो जाता है, यह जानने के लिए उत्सुक होता है कि दुनिया ने उसे क्या पेश किया है। जेल में उसकी आखिरी मुलाकात उन्हें अपना सामान वापस देने के लिए थी, जो एक रिस्ट वॉच, एक लेदर का कार्ड होल्डर और एक कोम है, जिसमें से आखिरी वाला ब्रोंसन के गंजेपन पर मजाक था। वो अपने माता पिता के साथ फिर से मिला, जो एक नए घर में चले गए हैं, और उसे दिखाते हैं कि अब वो कहाँ सोएगा। ब्रोंसन को पता चलता है कि उनके बचपन की कई चीजें ल्यूटन में उनके पुराने निवास में पीछे रह गई। ब्रोंसन अपने अंकल जैक के बारे में बात करता है और बताता है कि कैसे वो सभी को जानता है और उसे लगता है कि वो उसकी मदद कर सकता है उसका सामान वापस दिलाने में। ब्रोंसन ल्यूटन की यात्रा करता है, जहां वो अपने तेजतर्रार अंकल जैक से मिलता है, जो एक वेश्यालय चला रहा है, जो ब्रोंसन का एक विदेशी व्यक्ति के रूप में स्वागत करता है। वहां सभी महिलाएं ब्रोंसन के करीब आती हैं, कॉकटेल के साथ उसे प्रसन्न करती हैं। ल्यूटन में ब्रोंसन के जीवन से एक परिचित व्यक्ति भी था, जो एक पूर्व जेल साथी था, जिसने चाय परोसते समय ब्रोंसन की फिस्ट की प्रशंसा की थी। यह साथी ब्रोंसन को एक फाइटिंग बिजनेस का प्रपोजल देता है, जिसे एक नए मंच के नाम की आवश्यकता होती है। चार्ल्टन हेस्टन नाम से इनकार किए जाने के बाद उसका साथी अमेरिकी अभिनेता चार्ल्स ब्रोंसन का सुझाव देता है, जो ब्रोंसन को पसंद आता है। ब्रोंसन एक विदेशी पोल डांसर को देखता है और रोने लगता है, क्योंकि उसने पहली बार वर्षों में एक नग्न महिला को देखा है। एक सुबह वो एलिसन नाम की एक लड़की से बात करता है, जो उसके अंकल के साथ काम करती है। वो उसके निशान और मसल्स की तारीफ करती है और उसे जोश से चूमने लगती है। ब्रोंसन इसकी अनुमति देता है और फिर उसे अपना लवर बनाता है। उसकी नई नौकरी में खेतों और छोटे कमरों में बेया नकल की लड़ाई शामिल है। वो बिना अधिक प्रयास के जीत जाता है, कभी कभी अपने राइवल पर पेशाब करने जैसे ताने में इंडल्ज हो जाता है। शुरुआत में ज्यादा पे न होने के बावजूद ब्रोंसन ने इसे जारी रखने का फैसला किया, यहाँ तक कई राइवल्स को एक साथ लेने और दूसरों के मनोरंजन के लिए उन्हें हराने का फैसला किया। एक पॉइंट आता है जहां ब्रोंसन एक कुत्ते का बेया नकल सामना करता है, उसे मारता है। एक दिन ब्रोंसन ने एलिसन को कन्फेस किया कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो बताती है कि वो अपने प्रेमी ब्रांड से प्यार करती है, जिसके पास मोटरसाइकिल है। क्रिसमस पर ब्रोंसन हिंसक रूप से एक ज्वेलरी स्टोर लूटता है, एलिसन के लिए एक अंगूठी लेने के लिए। वो एक सेलर को बेहोश कर देता है और डकैती के बाद वो एक भयभीत सेल्सवुमन से कहता है कि वो 15 मिनट बाद तक पुलिस को फोन न करे। एलिसन उसके सामने आती है। वो ब्रोंसन से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती क्योंकि उसका कोई एम्बिशन नहीं है, और तभी ब्रोंसन उसे अंगूठी ऑफर करता है। दुर्भाग्य से वो कहती है कि वो ब्रांड से ही शादी करेगी, जिससे ब्रोंसन का दिल टूट जाता है और वो उसे अंत में बधाई देता है। वो बाद में दर्शकों को बताता है कि सेल्सवुमन ने वास्तव में 15 मिनट बाद पुलिस को फोन किया, जिससे ब्रोंसन 69 दिनों की आज़ादी के बाद जेल लौट आया। यह पूछे जाने पर कि वो उन 69 दिनों के दौरान क्या कर रहा था, ब्रोंसन ने जवाब दिया कि वो एक एम्पायर का निर्माण कर रहा था, जो जेल गवर्नर के लिए एक मूर्खतापूर्ण जवाब था। अपने सेल में वापस एंडी लव नामक एक लाइब्रेरियन गार्ड ब्रोंसन के पढ़ने के लिए कुछ किताबें रखता है, लेकिन ब्रोंसन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अन्य गार्डों को एक नया बंधक बनाने के लिए बुलाया, जिसे उसने चिल्लाकर और गाली देकर धमकी दी। यह जानते हुए कि वे गार्ड को बचाने के लिए जाएंगे, ब्रोंसन एंडी पर चिल्लाता है कि वो उसके नग्न शरीर को पेट्रोलियम जेली से ढकने में मदद करे, ताकि वो उसके लिए आने वाले लोगों का सामना कर सके। हालांकि ब्रोंसन हर किसी का मुकाबला अकेले नहीं कर पाता। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और एक नए सेल में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि उसका गला भी घोंटा जाता है। जेल का गवर्नर उससे कहता है कि अगर वो अपने नायलिस्टिक एटीट्यूड के साथ ऐसे ही रहा तो वो अंदर ही अंदर मर जाएगा। आर्ट रूम में अपने स्पेनिश लर्नर आर्ट टीचर मिस्टर डैनियल से प्रशंसा के कुछ शब्दों के बाद ब्रोंसन खुद को ड्राइंग करते हुए खुश पाता है, खासकर बर्ड फिगर्स ड्रॉ करते हुए। उसका शिक्षक उसे उस मिसिंग टुकड़े को खोजने के लिए कहता है जो वहाँ नहीं है। एक एनिमेटेड सीक्वेंस ब्रोंसन के न्यूरोटिक थॉट्स को दिखाता है, जब तक कि वो जेल गवर्नर के साथ बातचीत नहीं करता है, जो उसके नए आर्टिस्टिक फील्ड में सफलता की कामना करता है। हालांकि ब्रोंसन इसे अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं करता है। थैंक टू मिस्टर डैनियल्स, ब्रोंसन अनिच्छा से गवर्नर को अपने काम का एक नमूना देता है। उसका टीचर उसे अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन मिसकम्युनिकेशन की वजह से ब्रोंसन पीछे से उसी पर हमला कर देता है, यह मानते हुए कि मिस्टर डैनियल्स उसके टैलेंट का फायदा उठाना चाहता है। इसके बाद दर्शक मंच पर ब्रोंसन की जय जयकार करते हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड के बाद वहां से चले जाते हैं। ब्रोंसन अपने आर्ट टीचर पर हमला करने के बाद आर्ट क्लास में खुद को काला रंग लगाता है। वो गार्ड की कसम खाता है कि वो मिस्टर डैनियल्स को मार डालेगा, और जब जेल गवर्नर उससे कमरे के बाहर से पूछता है कि अब वो क्या चाहता है, तो ब्रोंसन जवाब देता है कि वो संगीत चाहता है। वो अपने टीचर को एक कंबल के नीचे बांध कर रखता है, जबकि क्लासिकल म्यूजिक बाहर बजता है।
वो अब क्राफ्ट बनाने और मिस्टर डेनायल्स के चेहरे को चित्रित करने में व्यस्त है, लेकिन कुछ मोमेंट्स के बाद ब्रोंसन को लगता है कि उसने अपनी कला का काम पूरा कर लिया है। इसलिए वो गार्ड से कहता है कि वे अंदर आ सकते हैं और अपने बंधक को बचा सकते हैं। वो लड़ाई के लिए तैयार है। हालांकि ब्रोंसन एक लड़ाई लड़ता है। गार्ड उसे तब तक वश में करते हैं जब तक वो जमीन पर नहीं गिरता। स्क्रीन काले रंग में फेड हो जाती है और एक ऑन स्क्रीन टेक्स्ट इंडिकेट करता है कि असली चार्ल्स ब्रोंसन 34 साल से जेल में है, उनमें से 30 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, जिसमें कोई स्पष्ट रिलीज की तारीख नहीं है। खून से लथपथ ब्रोंसन को एक छोटे से पिंजरे के अंदर दिखाया जाता है जो उसे बैठने तक की अनुमति नहीं देता है, जिससे दर्द की आवाजें आती है। गार्ड दरवाजा बंद कर देता है जो ब्रोंसन को उसे अकेला छोड़ने से पहले ताज़ी हवा की आखिरी सांस देता है। तो ये थी हमारी आज की रिकैप कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।